एक गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहू टिफिन सेंटर चलाया करती थी। भाइयों और बहनों, जिन्हें भी भूख लगी है सभी यहाँ पे आओ और यहाँ आके गर्मा गर्म नाश्ता करके जाओ। तैयार है इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, पकौड़ी। आइए आइए और खा के जाइए। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। जिन्हें भी भूख लगी होती है वो सुबह सुबह वहाँ नाश्ता के लिए जाते हैं, फिर नाश्ता करके पैसे देके वहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं पैसों से अनामिका अपने सास ससुर शारदा और प्रसाद और अपनी बेटी भवानी का देखभाल किया करती थी। शारदा अपनी बहू अनामिका के काम में मदद किया करती थी। रही बाप बेटे की बात, तो कभी कभी कूली के काम के लिए जाते थे, नहीं तो बाकी टाइम सोफे पे बैठ के टीवी देखते थे और गप मारते थे, जो कि घर की महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि वो उनके पति थे, इसीलिए कुछ ना कह के वो चुपचाप बर्दाश्त करती थी और अपना टिफिन सेंटर चलाती थी। एक दिन अनामिका जब दुकान खोलती है तो एक स्वामी जी आके नाश्ता करते हैं और बिना पैसे देके बस आशीर्वाद देके वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर एक स्वामी जी आते हैं। उस दिन शारदा और अनामिका उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम करती है। फिर स्वामी जी एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। अनामिका एक प्लेट में इडली लेके स्वामी जी के पास जाती है, साथ ही ग्लास में पानी भी ले जाती है। स्वामी जी नाश्ता करके चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। इस तरह स्वामी जी रोज आते थे और आशीर्वाद देके चले जाते थे। टिफिन सेंटर भी अच्छा ही चल रहा था। उस दिन रात के 8 बज चुके थे। ठीक उसी वक्त, माँ जी बचा हुआ खाना सब बांध लीजिए, घर में भवानी है ना, हम घर वापस लौट जाएंगे तो वो खा लेगी। घर ले जाने की जरूरत नहीं। अगर घर ले गए तो बाप बेटा उसे खाने भी नहीं देंगे, और अगर इसे यहीं पे बेच दे तो कम से कम 10 रुपए तो बनेंगे। सासू माँ, पहले ही हम बहुत देर हो चुके हैं, लोग अब घर पे रात का खाना खा रहे होंगे। चलिए टिफिन सेंटर बंद करके घर चलते हैं। अभी तक आखिरी बस आई नहीं है। जो भी लोग अपने बच्चों को लेकर बस में चढ़ेंगे वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने आ सकते हैं ना। अरे सासू माँ, बाप बेटे की नजरों से बचा के मैं भवानी को खिला दूंगी। अब तो आप टिफिन सेंटर बंद कीजिए और घर चलिए। फिर बातों के मुताबिक वो टिफिन सेंटर बंद करके घर चले जाते हैं। बाप बेटों के नजरों से बचा के अनामिका वो खाना भवानी को देती है और उसे खिला देती है। भवानी बिस्तर पे बैठ के ही खाना खा लेती है। अगर दादाजी या पिताजी मांगे तो मत देना, ये खाना बस तुम खाना, ठीक है ना? अगर वो मुझसे मांगे भी तो भी मैं उन्हें नहीं दूंगी माँ, मैं ये पूरा खाऊंगी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी बात है क्या? ठीक है, आज के लिए खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए फिर से लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, बेटी ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका किचन में गई। वहाँ जाके वो गर्मा गर्म खाना पकाई। आधे घंटे के बाद वो हॉल में आई और जमीन पे बैठ के सभी लोगों ने खाना खाया। तब भोर का वक्त था। सारी मुर्गियाँ कुकरुकू कर रही थी। वो देखती है उसके पति सो रहे हैं। मैं जाके जलाने वाले लकड़ी ले आती हूँ। ऐसा कह के वो अपने कमरे से निकल के सासू माँ शारदा के कमरे में जाती है। वहाँ जाके वो शारदा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। चाहे कितना भी खटखटा ले, शारदा उठती ही नहीं। अब कुछ करने को नहीं था, इसलिए अनामिका एक रस्सी, एक कुल्हाड़ी, एक टॉर्च लाइट और लेके वो चले जाती है जंगल के तरफ लकड़ी काटने, और जाके लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। मिट्टी का चूल्हा है, इसीलिए हमें ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है। इस वजह से सुबह होने से पहले मुझे रोज जंगल में आना पड़ता है लकड़ियाँ काटने के लिए। फिर उन छोटे छोटे लकड़ियों को अच्छे से रस्सी से बांधती है, अपने सर पे रख के घर आने लगती है। तभी अचानक से वहाँ शारदा आके खड़ी हो जाती है। बहू मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं माँ जी, हम बस होटल के पास पहुँच ही गए हैं। नहीं बहू, तुम बहुत थक जाओगी। आप भी तो थक जाएंगी ना माँ जी। एक तो आप चल के आई है, आप इस उम्र में इतना काम कर रही है और मुझे मदद कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मुझे पता है आपके बदन में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, आपको लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। आप महान है माँ जी, आप मेरी सास नहीं, आप मेरी माँ है माँ। ये सब सुनने के बाद शारदा जवाब नहीं दे पाती है। आगे आगे चलने लगती है। आगे आगे वो चलती है, पीछे पीछे बहू आती है। इस तरह चलते चलते वो दोनों होटल तक पहुंचती है। अपने होटल के बगल में देखती है एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि कांच से बनी हुई थी। उसे फूलों से सजाया भी गया था। ये देखकर सास बहू बहुत आश्चर्य होती है। एक दूसरे को वो देखने लगती है। सासू माँ, आपने होटल देखा? बहू, कोई भी होटल शुरू कर सकता है,
उसमें कोई गलती नहीं। सोचते हुए वो अपना मिट्टी का चूल्हा जलाते हैं और चाय के साथ साथ टिफिन तैयार करने लगते हैं। ठीक उसी वक्त स्वामी जी वहाँ पे आते हैं। अनामिका बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें नाश्ता देती है और फिर उनसे आशीर्वाद लेती है। स्वामी जी वहाँ से फिर चले जाते हैं। क्योंकि उस दिन होटल शुरू हुआ था, होटल का पहला दिन था, तो वहाँ पे नए नए पकवान बने थे। सभी लोग चाह रहे थे वहाँ के सारे पकवानों का जायका लेना। इसीलिए होटल के ओनर ने कहा जो पहले 10 कस्टमर वहाँ पे आएंगे उन्हें मुफ्त में नाश्ता दिया जाएगा। इसीलिए उस दिन कोई भी ग्राहक अनामिका के दुकान में ही नहीं गया। बस 2-3 लोग गए, बाकी सभी लोग नए होटल में गए। इसीलिए सास बहू बहुत परेशान थी और बैठ के अपने पकवानों के ऊपर से मक्खियाँ भगा रही थी। कुछ दिन निकल गए। नए होटल के आने की वजह से सास बहू के होटल का भाव थोड़ा कम हो गया था। अब पैसे भी नहीं आ रहे थे। दिन ब दिन अनामिका जो पैसे बचा के रखी थी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, वो बस निकलते जा रहे थे। ये देखकर शारदा बहुत परेशान हो जाती है। एक रात जब सभी लोग सो गए थे, अनामिका अपने होटल में आती है। अपने होटल को देखकर वो बहुत चिंतित हो जाती है और रोने लगती है। कल से इस होटल के साथ मेरा सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आ गई हूँ कि इस होटल को अब मुझे बेचना पड़ेगा। आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। वो रो रही थी। तभी वहाँ पे स्वामी जी आते हैं। वो अनामिका को समझाते हैं और फिर एक मायावी मिट्टी का चूल्हा उन्हें देते हैं। देखो बेटा, ये एक मायावी चूल्हा है। इसमें गैस, आग, केरोसिन कुछ नहीं लगेगा। जब जलने को कहोगी ये खुद जल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्टोव में स्वादिष्ट पकवान बन के बाहर निकलेंगे और खुद ब खुद प्लेट में जाके गिरेंगे। ऐसा कह के स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से अनामिका की दुकान बिल्कुल नए तरह से चलने लगता है। जैसे ही अनामिका वड़ा कहती है, वड़ा सीधा तैयार होके खुद ब खुद प्लेट में आके गिरता है। नाश्ता खाने में भी बड़े स्वादिष्ट थे। ये बात एक दूसरे के बीच तुरंत फैल जाती है। इस तरह अनामिका को अच्छे अच्छे ग्राहक मिलते हैं और सभी लोग अनामिका के दुकान आने लगते हैं। इस तरह स्वामी जी के मायावी चूल्हे की मदद से अनामिका का परिवार सुखी जीवन बिताने लगता है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे। सूखा घास भी रख दे तो मानो आग लग जाए। ये बात उन दोनों के पतियों को भी पसंद नहीं थी। एक दिन शारदा बाहर बैठ के अपना मसाला पीसे जा रही थी। तभी वहाँ पे शारदा के पति प्रसाद आते हैं। शारदा को देखते हैं मसाला पीसते हुए, फिर वो कहने लगते हैं, ये सब ठीक कर रही हो शारदा? अगर कुछ कहने गया तो कहोगी कि कह रहा हूँ। जब से तुम उठी हो तब से मसाला पीसे जा रही हो। अब तुम कब खाना पकाओगी, कब मुझे खाना खिलाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। घर पे ग्राइंडर भी तो है। अरे अरे, थोड़ा धैर्य रखो, भी हो ही गया है। ग्राइंडर से पीसने से ऐसा स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए हाथ से पीस रही हूँ। और थोड़ी देर रुक जाओ। ये सुन के प्रसाद मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी थोड़ी देर दोपहर तो नहीं? तभी वहाँ पे बहू अनामिका आती है। प्रसाद की ऐसी बातें सुन के वो मुस्कुरा देती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका अपनी हंसी छुपाते हुए कहने लगती है, पिताजी, अगर आप सासू माँ के साथ लगे रहेंगे तो आज आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने वड़ा बनाया है, चलिए आइए खा लीजिए। अनामिका के इस तरह से बुलाने पे प्रसाद उठ के जाने ही लगते हैं। ये देखकर शारदा गुस्से से अपने पति से कहती है, जाइए जाइए, वो वड़ा नहीं है, वो है पत्थर। जाइए मजे से खाइए। ऐसा क्या सासू माँ? मुझे तो बहुत अच्छे से पता है वो क्या है। याद है मुझे, जब शादी करके आई थी तो आपने पकौड़े बनाए थे। वो पकौड़ी दीवार में छेद करने में और कांटे गाड़ने में उत्तम था। अनामिका की ये बातें सुन के शारदा का तो दिमाग गर्म हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? ऐसा कह के वो मसाले का एक ढेला बना के अनामिका के ऊपर फेंक के मारती है। फोकस बिगड़ने की वजह से वो जाके सीधा प्रसाद के मुंह पे गिरता है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। पिताजी, आपने देखा उन्होंने क्या किया? आप क्यों उस तरह बेवकूफ की तरह खड़े हैं? आप भी उठाइए मसाला और सासू माँ के मुंह पे मारिए। आप किस बात के लिए कमजोर हैं? हाँ, ऐसा कहकर अनामिका अपने ससुर जी को उकसाती है। देर न करते हुए प्रसाद भी मसाला उठाते हैं और ढेला बना के शारदा पे फेंकने ही जाते हैं कि वो फिसल के जो बगल में खड़ी थी अनामिका पे जाके गिरता है। पिताजी, मैंने आपसे कहा था सासू माँ के ऊपर फेंकने, आपने मेरे ऊपर क्यों फेंका? अब देखिए मैं क्या करती हूँ।
ऐसा कहकर वो अपने ऊपर से मसाला हटाती है। अरे बहू रानी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उस पे ही फेंकने वाला था, लेकिन फिसल के तुम पे गिर गया। फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ पिताजी। ऐसा कह के वो मसाला उठा के ससुर जी प्रसाद के ऊपर फेंकती है। प्रसाद भाग जाते हैं वहाँ से। तभी वह रमेश आता है और वो जाके रमेश के ऊपर गिरता है। रमेश अपने ऊपर गिरा वो मसाला हटाता है और देखता है पिताजी प्रसाद, माँ शारदा और पत्नी अनामिका तीनों उसे कंफ्यूजन में देख रहे हैं कि अब रमेश उन्हें क्या कहने वाला है। मुस्कुराते हुए रमेश कहता है, ये तो अच्छा खेले, रुको मैं भी खेलूंगा। ऐसा कह के वो भी मसाला उठाता है और शारदा की तरफ फेंकता है। इस तरह वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और मसाला फेंक रहे थे। तभी अचानक से शारदा के दिल में दर्द शुरू होता है और वो कहने लगती है, दर्द हो रहा है। ऐसा कह के शारदा वहीं पे गिर जाती है। उसे गिरते देख तीनों बहुत डर जाते हैं। सासू माँ, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? अभी आपको विश्राम करने की बहुत जरूरत है। इस उम्र में भागने की क्या जरूरत थी? ऐसा कह के अनामिका शारदा को अंदर ले जाती है। सारा दिन वो शारदा को हर तरह की सेवा करती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका उठ के घर का सारा कामकाज करती है। फिर ससुर जी, पति और सासू माँ के लिए वो नाश्ता भी बनाती है। वो तीनों मिलके खाते हैं और अनामिका को भी नाश्ता करने को कहते हैं। अनामिका कहती है उनके खत्म होने के बाद ही वो खाएगी, पर वो उसकी बात नहीं मानते हैं। तब अनामिका जाके उन सभी के साथ बैठ के नाश्ता करने लगती है। माँ, कल जब तुम बीमार हो गई थी, अनामिका बहुत परेशान थी। वो तुम्हारी सब तरह की सेवा की। तुम दोनों को मैं समझ नहीं पाता हूँ। तुम दोनों लड़ते रहते हो और बीमार हुए तो बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। ये सास बहू के बीच का प्यार है, हम दोनों को क्या समझ में आएगा, समझे ना? ऐसा कह के वो शारदा और अनामिका को देखते हैं, पर वो दोनों इस बात पे जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद अनामिका कहने लगती है, पिताजी पहले आप जल्दी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं एक बात बताऊंगी। अनामिका के कहने पर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका मजाक में कहती है, पिताजी ये कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर सासू माँ को कुछ हो गया तो सोचिए मैं किसके साथ लड़ाई करूंगी, इसलिए मैंने सासू माँ को बचा लिया। उसकी बातों पे बाप बेटा हंसने लगते हैं और सोचते हैं, लो फिर से शुरू। अरे अनामिका, तुम्हारी मौत मेरे हाथ है। ऐसा कह के शारदा पानी का जग लेके अनामिका के पीछे जाती है। अनामिका हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से लड़ते झगड़ते थे, लेकिन अचानक से घर का माहौल बदल जाता है। दुर्भाग्यक्रम से प्रसाद और रमेश की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। जैसे ही सास बहू को इस बारे में पता चलता है, वो पागलों की तरह रोने लगती है। एक बार वापस आ जाओ, एक बार अपनी आंखें खोलो, हे भगवान एक बार इन दोनों को वापस भेज दो। ऐसा कहकर सास बहू दोनों चीख चीख के बच्चों की तरह रो रही थी। ठीक उसी वक्त अनामिका गर्भवती थी। सासू माँ उसे समझाती है और खुद भी रोने लगती है। फिर सारा क्रियाकर्म किया जाता है। प्रसाद और रमेश के जाने के बाद घर दुखों से भर जाता है। पहले जैसा अब सास बहू की जिंदगी में किसी तरह की कोई खुशी नहीं थी। घर का कामकाज तो वो करती थी, पर बहुत दुखी होकर। हर दिन वो अपने पतियों के लिए बहुत रोती थी। तभी एक दिन प्रसाद और रमेश की आत्मा उन दोनों से बात करने के लिए आती है। अनामिका, माँ, तुम लोग इस तरह दुखी क्यों हो? किसी ना किसी दिन हर किसी को तो जाना ही होगा ना, कोई आगे कोई पीछे। तुम लोग पहले की तरह हंसी खुशी रहो, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहो, तभी तो जिंदगी चलेगी। शारदा, अभी भी हम कहीं नहीं गए। बहुत जल्द बहू के कोख से हम जुड़वा बच्चे होके जन्म लेंगे। तब तक तुम लोग खुश रहो, दुखी बिल्कुल मत रहो। इस तरह वो दोनों आत्माएं कहती है। उनकी बातें सुन के शारदा अनामिका अपनी आंसू पोंछती है और माफी मांगती है। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तब से सास बहू एक दूसरे के साथ फिर से हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा करने लगती है। हंसते हंसते कभी कभी वो दुखी भी हो जाती है और इस तरह उनका समय निकलता है। कुछ महीनों बाद अनामिका 2 जुड़वा बेटों को जन्म देती है।
उन बच्चों को देखकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। उन दोनों का नाम भी वो प्रसाद और रमेश रखते हैं। उन दोनों बच्चों में वो अपने पतियों को देखते हैं और खुशी खुशी जीवन काटते हैं।